हाय एवरीवन, आज की वीडियो में लेट्स कवर एंटायर बायोकेमिस्ट्री इन वन शॉट। मेनली फोकस रहेगा मेटाबॉलिक पोर्शन पर। सबसे पहला चैप्टर है सेल। कि सेल में क्या करना है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, एंड ज़ेल्वेगर सिंड्रोम। थर्ड, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल से। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को एक्सप्लेन करने वाला फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, एज वी ऑल नो, है ना। फ्लूइड एंड मोज़ाइक मॉडल किसने दिया था? डिस्कवरी इसकी सिंगर एंड निकोलसन ने की थी। सिंगर एंड निकोलसन 1972 में। तो 72 मेरा रोल नंबर है, इस वजह से मुझे ईयर भी याद रह जाता है। तो इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर द ईयर। ठीक है, अब इन्होंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर है। फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है, मतलब दो लेयर्स हैं, एक ऊपर फॉस्फोलिपिड लेयर है और एक नीचे लेयर है। ठीक है, यहाँ पर हेड है और टेल इसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये हेड जो पोर्शन होता है, दिस इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग इन नेचर। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हम नहाते हैं तो वैसे पानी सिर पे गिरता है डायरेक्टली, तो वाटर लविंग होता है हेड। टेल इज वाटर हीटिंग, ये हाइड्रोफोबिक। तो इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स प्रेजेंट हैं। लिपिड्स में भी मेनली फॉस्फोलिपिड, क्योंकि जिसमें फॉस्फोरस भी अटैच्ड है लिपिड के साथ, वो फॉस्फोलिपिड। और क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या है कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है मेम्ब्रेन को, ठीक है, स्टेबल रख रहा है मेम्ब्रेन को कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। फर्स्ट, इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है, इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, और कौन से टाइप के प्रोटीन्स होते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन। ठीक है, इंटीग्रल का मतलब क्या है? जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी, ये रही मेम्ब्रेन, उसके साइड पे लगे हुए हैं। और ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब जो बाहर की तरफ भी निकल रहे हैं, मेम्ब्रेन में भी है, बाहर भी हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्ब्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स कौन से मेनली प्रेजेंट हैं? प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये प्रोटीन ग्लाइकेटेड है, मतलब कार्ब भी उसके साथ अटैच्ड है। प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के लिपिड के साथ भी अटैच्ड है, ग्लाइकोप्रोटीन भी है, ग्लाइकोलिपिड दोनों फॉर्म में ये प्रेजेंट है। क्योंकि कार्ब्स बेसिकली खुद प्रेजेंट होने से अच्छा या तो अटैच होंगे
फ्रीली प्रेजेंट है तो वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन होंगे, जैसे ये मेम्ब्रेन है तो उसके बाहर हो सकता है कार्ब लगा हो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। ये बैक्टीरियल सेल में हमने पढ़ा हुआ है, सेल नीट वाले चैप्टर में है ना। ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन करवाता है, मतलब एक सेल दूसरे सेल को पहचान पाता है। जैसे स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गया, वो ओवम को पहचान पाता है ना, तो रिकॉग्नाइज करने में कौन हेल्प कर रहा है? कार्ब्स। और इनका क्या रोल है? इसका रोल है इम्यून सिस्टम में, इम्यूनिटी, सेल टू सेल रिकॉग्निशन और इम्यूनिटी हो गया। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, ये मेम्ब्रेन होगी, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये रहा लेट्स से सेल, तो ये इतने पार्ट, ये न्यूक्लियस है लेट्स से, है ना, यहाँ पर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगी और बाकी क्या है, ठीक है, इतना पार्ट लिक्विड होगा। तो फ्लूइड पार्ट को अपार्ट फ्रॉम मेम्ब्रेन्स उसको बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, ऑर्गेनेल्स जहाँ पर अगर कंसीडर नहीं कर रहे तो वो साइटोसोल हो जाएगा, लिक्विड पार्ट बेसिकली। और अगर ऑर्गेनेल्स को कंसीडर करें, ऑर्गेनेल्स कौन सी होती हैं? पहले हम सबका फेवरेट माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं। ये सबको पता है कि पावर हाउस ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली ऑर्गेनेल्स में क्या क्या याद रखना है, बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हमें एंजाइम, मार्कर एंजाइम याद रखनी है सब में। इसकी मार्कर एंजाइम होती है एटीपी सिंथेज। ठीक है ना, एटीपी का सिंथेसिस ईटीसी वगैरह चलता है ना, एटीपी सिंथेज इसलिए एंजाइम का नाम है। अब लाइजोसोम्स नेक्स्ट ऑर्गेनेल। ठीक है ना, लाइजोसोम जो है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेसिकली प्रेजेंट होती हैं, एसिडिक पीएच पर जो काम करती हैं और डाइजेशन सेल के अंदर करवा देती हैं। कि इसकी मार्कर एंजाइम कैथेप्सिन। ठीक है, अब ये दोनों मेनली ऑर्गेनेल्स जहाँ पर रिएक्शंस वगैरह में इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे, अभी मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री देख रहे हैं तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे रिएक्शंस होंगे। तो साइटोप्लाज्म की मार्कर एंजाइम कौन सी होती है? LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के डिहाइड्रोजनेज, ये ग्रुप क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स है, अलग अलग टाइप की होती हैं। डिहाइड्रोजनेज उसमें से ही एक कैटेगरी है। ठीक है, इतना ही याद रखना था ऑर्गेनेल्स में। अब ज़ेलवेगर सिंड्रोम याद रख स्टार्ट कर लेते हैं। ज़ेलवेगर सिंड्रोम। ठीक है, ज़ेलवेगर सिंड्रोम को मैं ज़ेलवेगर की जगह हेलवेगर सिंड्रोम से याद रखता हूँ। क्यों? क्योंकि लेट्स से कोई एक भिखारी था, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं हैं। सो भिखारी ने क्या किया, चोरी की, बट उसको कौन से मिले, कोई हाइपोथेटिकल सी बात है। ठीक है, उसको उसके पास क्या नहीं था? पैसा। तो पेरोक्सिसोम नहीं थे, पी फॉर पैसा, पेरोक्सिसोम, दैट्स व्हाई ही इज बेगर, है ना। पेरोक्सिसोम बायोजेनेसिस, पेरोक्सिसोम बायोजेनेसिस बना नहीं पा रहा। जैसे भिखारी पैसे नहीं कमा पा रहा, ये भी पेरोक्सिसोम बना नहीं पा रहा। ज़ेलवेगर वाला बेगर की तरह ही, पी फॉर पैसा, पी फॉर पेरोक्सिसोम बना नहीं पा रहा। ठीक है, हो सकता है कि इसके पास प्रेजेंट हो थोड़े बहुत, जैसे भिखारी को लोग दान दे देते हैं, बट क्या उससे वो खाना खा पाएगा या कुछ अपनी लाइफ सस्टेन कर पाएगा? तो नहीं हो सकता है। इवन इफ peroxisomes are present, they are non-functional। ठीक है, फंक्शनल नहीं है। जैसे कि अगर 5-10 रुपए भी हैं उससे वो अपना लाइफ थोड़ा सा सस्टेन कर पाएगा। नॉन फंक्शनल, ठीक है, किसी काम के नहीं है अगर है भी तो।
ठीक है, ये हो गया ज़ेलवेगर हेलवेगर। ठीक है, अब इससे बेचारा भिखारी है, उसका क्या हो गया, दिमाग खराब, सेरेब्रो। ठीक है ना, एंड ही इज लाइक व्हाट द हेल, तो हेलवेगर हिपैटो। अब व्हाट द हेल क्यों बोला मैंने, क्योंकि उसने क्या किया, बेचारे को किडनी बेचने का ही उसके पास लास्ट ऑप्शन था। तो सेरेब्रो हिपैटो रीनल सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको, रीनल, उसने किडनी बेच दी, व्हाट द हेल हेपैटो। सेरेब्रो, दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया क्योंकि वो लाइफ सस्टेन नहीं कर पा रहा, गुजारा नहीं कर पा रहा, किडनी बेचने का ही उसके पास ऑप्शन था। ठीक है, अब ये वाले टॉपिक्स हो गए। लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल जो मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये फिजियोलॉजी में भी आता है क्वेश्चन, यहाँ पर भी आ सकता है। ट्रांसपोर्ट 3 टाइप के। ठीक है, इसकी ट्रिक है पाओ, है ना। पी से क्या है, पी फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, पैसिव मतलब कोई एटीपी नहीं है, आलस है, कोई एनर्जी नहीं लगेगी, एटीपी नहीं लगेंगे। ठीक है, इसमें एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं, ये मेन डिफरेंस था। इसके अलावा वेसिकुलर मतलब सेल से अगर कोई चीज़ बाहर निकल रही है तो एक्स हो गई, वो जो निकल गई लाइफ से, तो एक्सोसाइटोसिस, सेल से निकल गई, सॉरी। ठीक है, और अंदर आ रही है जो एंडोसाइटोसिस, अंदर। ठीक है, वेसिकल्स मतलब स्टोरेज होगी इस फॉर्म में, है ना। लेकिन अब इसके फर्दर टाइप्स देखते हैं कि एक्टिव पैसिव वगैरह में क्या क्या होता है। क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन हो सकती है, या तो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन अगर कोई चीज़ जाए तो वो क्या है, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, आलस, डिफ्यूजन में बोलता हूँ आलस कर रहा हूँ। हाई एफर्ट काम है अभी पढ़ाई करना, और लो एफर्ट काम है क्या, रील स्क्रॉल करना। तो कोई क्या प्रेफर करेगा, लो काम, लो एफर्ट वाला, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं लगेगी, और साथ ही साथ कैरियर प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती। क्योंकि कोई फोर्स तो लोग करते हैं ना पढ़ने वगैरह के लिए, टीचर्स या फिर घर से, या पर अभी क्या है, रिलैक्स करने वाला टाइम है। हाई टू लो मतलब रील्स कोई स्क्रॉल कर रहा है, उसको कोई कहेगा थोड़ा कि तू स्क्रॉल कर भाई, तो कैरियर ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए होगा उसको, कोई कहने को नहीं होगा कि स्क्रॉल कर, लोग तो कहेंगे स्क्रॉल ना कर। ठीक है, तो वैसे ही इसके अलावा क्या होता है, आयन चैनल्स फिजियो में करें हैं हमने, आयन चैनल्स के वोल्टेज गेटेड और लाइगेंड गेटेड। इनके चैनल क्या है, दरवाज़ा, दरवाजे पर है वॉचमैन, वो तब खोलेगा जब अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है, दे ओपन अकॉर्डिंग टू मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP। और लाइगेंड गेटेड केमिकल, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हमने लाइगेंड्स। ठीक है, इसके अलावा वाटर का जब ट्रांसपोर्ट होता है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी मतलब हाफ, परमिएबिलिटी मतलब अलाउ करना, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ ही चीज़ों का ट्रांसपोर्ट अलाउ करती है। ठीक है, वाटर मूव करता है हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जहाँ सॉल्यूट कम होगा वाटर वहाँ नहीं रहेगा, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने फिजियो वाले वन शॉट में कराया ऑलरेडी,
कि जब लो सोडियम होता है सेरेब्रल एडीमा होने के चांसेस होते हैं। एडीमा मतलब जहाँ पर वाटर एक्सेस आ जाए। तो वाटर कहाँ जाता है? वाटर सोडियम का सबसे बड़ा फॉलोअर है, ठीक है। पानी वही जाएगा जहाँ सोडियम जाएगा, जहाँ उसको ज़्यादा सोडियम दिखेगा वहाँ चला जाएगा। अगर ब्लड में सोडियम कम है, ठीक है, लो सोडियम इन ब्लड, और साथ में तो पर न्यूरॉन उसको दिखेगा, ठीक है। न्यूरॉन के पास बहुत ज़्यादा सोडियम प्रेजेंट होता है, तो वाटर क्या करेगा? न्यूरॉन के अंदर घुस जाएगा, इसलिए ब्रेन में एडीमा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जब हाई से लो प्रेशर होता है तब फिल्ट्रेशन भी हो पाती है, जैसे ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन, हाई प्रेशर से ब्लड आया, एफरेंट आई, उसका हाई डायमीटर विड्थ है ऐसे, है ना। तो एफरेंट का डायमीटर ज़्यादा है, देन ईफ्रेंट का नैरो हो जाता है यहाँ इतना सा, उससे प्रेशर, उसमें प्रेशर का डिफरेंस आ गया, इसलिए फिल्ट्रेशन हो पाता है। अब नेक्स्ट हमारा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक्टिव में 4A याद रखने हैं। पहला ए तो एक्टिव ही हो गया खुद, है ना। ए फॉर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो टू हाई, ठीक है। अभी ये वीडियो क्विट करके मतलब डिस्ट्रैक्ट होने में एफर्ट्स कम लगते हैं, मैंने जैसे बताया था। वैसे ही लो टू हाई मतलब जो लो एफर्ट काम है उससे हाई एफर्ट काम करना है अब हमें, या फिर पढ़ाई करनी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, सो इट रिक्वायर्स एनर्जी। देखिए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो एक और ए हो गया। सो एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम ATPase, है ना। ये सबने सुना होगा, सोडियम पोटेशियम पंप और कैल्शियम पोटेशियम, कैल्शियम ATPase, सोडियम पोटेशियम पंप। और एक एग्जांपल अगर लिखें तो पोटेशियम हाइड्रोजन ATPase, ठीक है। ये कौन से एग्जांपल हैं? ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल हैं। इसके अलावा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है? बेसिकली ये लिफ्ट की तरह है, या फिर कार पूलिंग करते हैं ना जैसे, या ब्ला ब्ला वॉटेवर। तो लेट से कोई अगर जा रहा है तो उसके साथ ही चले जाओ, तो वो सिम पोर्ट है। सिम पोर्ट इज लाइक एस फॉर सिम पोर्ट, एस फॉर शादी। तो ठीक है, दो लोग साथ चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो सिम पोर्ट है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई ग्लूकोज इज एडेड, वाई सोडियम इज एडेड टू ORS, ठीक है। ORS जो मीठा होता है उसमें नमक क्यों डलता है? सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में सोडियम क्यों जा रहा है? क्योंकि सोडियम बेसिकली क्या करता है? सोडियम ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ग्लूकोज इजीली सेल्स में चला जाएगा, तो ORS का पर्पस यही होता है कि एनर्जी चाहिए और डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना है। तो सिम पोर्ट हो जाता है एक साथ, फ्री में ये सोडियम और ग्लूकोज एक साथ चले जाते हैं। इसके अलावा क्या शादी है तो डाइवोर्स भी होता है डेफिनेटली। तो डाइवोर्स क्या है? एंटीपोड, दो लोगों का अलग अलग रास्ते पे अलग अलग डायरेक्शन में चले जाना इज एंटीपोड, उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक साथ बाहर निकल जाना। तो अब एक ड्रग की कहानी सुनते हैं, विच इज़ डिगॉक्सिन। उनके MCQs वगैरह में आ सकता है डिगॉक्सिन। किस लिए देते हैं ये? कि बेसिकली हमें कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ानी होती है। इसमें इस कॉन्सेप्ट का क्या रोल है वो भी मैं बताता हूँ। कार्डियक मसल को कॉन्ट्रैक्ट फास्ट कराने, कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करनी है, तो क्या करना होगा? तो ठीक है, अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है
कि बेसिकली जो सोडियम पोटेशियम पंप अभी मैंने बताया ना, वो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो बेसिकली सेल के अंदर सोडियम को इंक्रीज़ कर लेता है। सेल के अंदर सोडियम इंक्रीज़ करने का मतलब बाहर सोडियम ज़्यादा होता है। तो ये ना एवोल्यूशन की तरह है, जैसे हम बहुत पहले एक सेल थे, सेल को अपने बाहर सी वाटर चाहिए होता था, सी वाटर सॉल्टी वाटर होता है ना, तो सॉल्ट ECF में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, मेजर ECF कैटायन इज सोडियम, बट सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होता। ECF से अंदर, सेल के अंदर सोडियम को बढ़ाना है तो वो सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करके हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप तो उसको अंदर आने नहीं दे रहा, ठीक है। ये वॉचमैन को हटा देंगे तो अब चाहे इन टाइम भी ख़त्म हो जाए, बिल्डिंग के अंदर घुसना आसान हो जाएगा। तो ठीक है, सोडियम अब एक्यूमुलेट हो जाएगा इन द सेल, इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम। तो उससे क्या होगा, सोडियम मैंने बताया था कार्डियक मसल में, हार्ट वाले फिजियोलॉजी में, कि कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन सोडियम से इंक्रीज़ हो जाती है। तो डिजिटॉक्सिन ने क्या किया, बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप वॉचमैन को रिश्वत दे दी, हटा दिया वॉटेवर, तो अब अंदर आना आसान हो गया। तो सोडियम ने कॉन्ट्रैक्शन करवा दी, दैट्स ऑल। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप इनहिबिटर था डिजिटॉक्सिन। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स पूरी अब हमने ये मेम्ब्रेन कर ली। इसमें लिपिड केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले अब है केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स, बट इस चैप्टर में से कुछ और बेसिक्स हैं। फॉस्फोलिपिड क्या होता है, ठीक है, रिलेटेड टू सेल अगेन। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि फॉस्फो, फॉस्फेट और लिपिड एक साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे फॉस्फोलिपिड्स। और क्या रोल है फॉस्फोलिपिड्स का, ठीक है, ये माइलिन शीथ का, माइलिन शीथ जो होती है उसमें फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। माइलिन शीथ CNS में तो श्वान, वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और PNS में श्वान सेल्स है ना, तो माइलिन शीथ का कंपोनेंट है। ठीक है, और फॉस्फोलिपिड्स बेसिकली क्या करते हैं, लिपिड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, और इसका क्या फंक्शन है, बाइलेयर का फॉर्मेशन जो सेल मेम्ब्रेन की मैंने अभी बताई थी, है ना, और सेल टू सेल सिग्नलिंग। सेल्स भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं थ्रू दिस लेयर, जैसे हम तो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ऑल, तो सेल भी कर पाते हैं क्या, डेफिनेटली। तो सेल सिग्नल भेजते हैं, डायरेक्टली बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ना, इसके बारे में एक नीट PG वगैरह में भी ये पूछा जा सकता है, और MCQs में फ्रीक्वेंटली आता है ये, कि बेसिकली ये एराकिडोनिक एसिड प्रोवाइड करते हैं। एराकिडोनिक एसिड फॉस्फोलिपिड डिराइव्ड है, एराकिडोनिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉस्फोलिपिड। ठीक है, एराकिडोनिक एसिड जो कि फॉस्फोलिपिड से आ रहा है, फॉस्फोलिपिड से सिंथेसाइज हो रहा है, तो वो क्या सिंथेसाइज करेगा फर्दर, इकोसिनॉइड्स। कि क्या होता है क्या नहीं होता ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये रट लो, इकोसिनॉइड्स। ठीक है, एराकिडोनिक इससे बना और इसने ये फर्दर ये इकोसिनॉइड्स बनाए। ठीक है, इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स DPPC डाई पाल्मेटॉइल फॉस्फोटिडिलकोलिन, ये सरफेक्टेंट में आ जाता है ना, तो ये ऑलरेडी रेस्पिरेशन के वन शॉट में मैंने करा दिया। अगर शॉर्ट नोट फॉस्फोलिपिड्स में आता है तो DPPC की कॉम्पोजिशन वगैरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिपिड्स की इतनी बात कर ली, तो लिपिड्स वाला चैप्टर ही डिटेल में कर लेते हैं, लिपिड केमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, लिपिड्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है ना, और ये क्या करते हैं, एनर्जी रिजर्वॉयर की तरह काम करते हैं, दे स्टोर द एनर्जी।
इनसॉल्युबल, स्टोर एनर्जी, ठीक है। और लिपिड्स का फंक्शन, लिपिड से बेसिकली हार्मोन्स डिराइव होते हैं, तो हार्मोन के प्रीकर्सर है ये, इनसे हार्मोन्स बनेंगे। ठीक है, लिपिड्स के एग्जांपल्स ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स हमने देखे लिए है ना, फॉस्फोलिपिड्स की बात करी। इसके अलावा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ओके, और कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड होता है। ठीक है, कोलेस्टेरॉल की ही डिटेल में बात कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कैसे बनता है, ठीक है, इसमें क्या रटना है बेसिकली, कोलेस्ट्रॉल का किससे बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम से। इनके कोलेस्ट्रॉल बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से, और इस पाथवे को बोला जाता है मेवेलोनेट पाथवे। कोलेस्ट्रॉल के बनने के प्रोसेस को मेवेलोनेट पाथवे। ठीक है, अब ये मेवेलोनेट पाथवे में होता क्या है बेसिकली, एसिटाइल कोएंजाइम में पहले किस में कन्वर्ट होगा, HMG को ए, और यहाँ पर एंजाइम होगी रेट लिमिटिंग एंजाइम। इस एंजाइम से ही पूरे रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करेगी कोलेस्ट्रॉल के बनने की, HMG को ए रिडक्टेज। ठीक है, रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होती है HMG को ए रिडक्टेज। जो HMG को ए है ना पहले जो बना, ठीक है, ये बेसिकली या तो कोलेस्ट्रॉल बना सकता है, ठीक है, दो चीज़ें कर सकता है। अभी हम कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की बात करें तो ये कोलेस्टेरॉल बनाएगा, पर और क्या बनाता है ये, कि दिस HMG को ए ऑल्सो फॉर्म्स कीटोन बॉडीज। ये कीटोन बॉडीज का भी सिंथेसिस करता है। कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कहाँ कहाँ होता है, साइट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ठीक है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, साइट ऑफ सिंथेसिस लिख रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म। ठीक है, SER लिपिड सिंथेसिस है ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब HMG को ए रिडक्टेज को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स, ये जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है बेसिकली, इसको इनहिबिट करने वाली ड्रग्स का नाम है, कैटेगरी है उनकी बेसिकली स्टैटिन्स। कि द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स विच इनहिबिट दीज आर स्टैटिन्स। स्टैटिन से नाम लग रहा है, स्टैटिक कर दिया, रोक दिया, ठीक है, तो इसको इनहिबिट कर दिया। HMG को ए रिडक्टेज को इनहिबिट करने वाली स्टैटिन्स हैं। स्टैटिन्स का ये कॉमनली आपने सुनी भी होंगी, रोजुवास्टैटिन ऐसे कुछ है ना, अलग अलग नाम से। क्योंकि स्टैटिन्स बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को कम कर रही हैं, इस RLE को इनहिबिट करके। तो कम करने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को भी कम कर रही हैं। सिंथेसिस कम होंगे तो लेवल्स कम होंगे किस के, बैड कोलेस्ट्रॉल के। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, ये कोलेस्ट्रॉल भी दो टाइप के होते हैं, एक अच्छा वाला है और एक बुरा वाला। कौन सा को कम करेंगे, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को, LDL को कम कर देंगे। ठीक है, ये LDL क्या करता है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली क्या होता है, ठीक है, अभी मैंने बात करी HMG कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में, ये जो ड्रग थी इसको इनहिबिट कौन कर रहा है, स्टैटिन नाम की ड्रग्स। ठीक है, स्टैटिन के बारे में अब मैं और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस, कि ये LDL को तो कम करेंगी और साथ ही साथ बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके ये अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देंगे। दे इंक्रीज द HDL
एंड डिक्रीज बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी ये कम कर देती हैं। स्टैटिन्स, ये जो दवाइयाँ ये जनरली रात में दी जाती हैं, ठीक है। लैक्टेशनल मदर एंड प्रेग्नेंट फीमेल्स शुड अवॉइड टेकिंग दिस। और लिवर डिजीज़ वगैरह, LFT, ठीक है, कार्डियक मॉनिटरिंग, उनके लिए भी हार्ट रिलेटेड की दवाई है ना, तो कार्डियक और लिवर से भी रिलेट करती है ये दवाई। लिवर फंक्शन टेस्ट एंड कार्डियक टेस्ट के लिए है, कार्डियक ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला ये बैड कोलेस्ट्रॉल को इनहिबिट करती है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल LDL होता है, ठीक है। बेसिकली दीज आर व्हाट, जो अभी मैं बता रहा हूँ, दीज आर लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। लाइपोप्रोटीन से पहले मैं फैटी एसिड सिंथेसिस बताऊंगा। फैटी एसिड का सिंथेसिस कैसे होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लाइपोजेनेसिस, ठीक है। ऐसे याद रखना, जो फैट लोग होते हैं, मोटे हैं, वो क्यों मोटे हुए, क्योंकि वो पाम ऑयल वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो इसमें एसिटाइल कोएंजाइम A इट कन्वर्ट्स टू पाल्मेटेट, एंजाइम A कन्वर्ट्स टू पाल्मेटेट, पाम से पाम ऑयल, पाल्मेटेट, 8 उन्होंने खाया पाम ऑयल वाला खाना और मोटे हो गए। अब ये फैटी एसिड का सिंथेसिस कहाँ होता है, एडिपोसाइट्स, एडिपोज टिश्यू और लिवर के साइटोप्लाज्म में होगा, है ना, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब इस में रेट लिमिटिंग एंजाइम देख लेते हैं। रेट लिमिटिंग एंजाइम में सब जगह बताऊंगा, क्योंकि ये वाइवा और MCQs में फ्रीक्वेंटली आती हैं, ठीक है। तो इसकी रेट लिमिट डायरेक्टली लिखने को आए तो रेट लिमिटिंग एंजाइम लिख सकते हैं, ठीक है। एसिटाइल, नाम से क्लियर हो रहा है, एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिल ग्रुप को ऐड करवा देती है, तो कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज में वर्ड आ रहा है कार। तो ये जो मोटे लोग हैं, मतलब कार में ज़्यादा घूमेंगे, तो कहीं बाहर भी खाने जाएंगे फ्रीक्वेंटली, तो पाम ऑयल वाला 8, कार में घूमे अंधे 8 समथिंग पाम ऑयल वाला, जिससे लिपिड लाइपोजेनेसिस हो गया और फैट हो गए वो लोग, फैटी एसिड सिंथेसिस हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस में ऑब्वियसली एनर्जी लगेगी। ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो कुछ खरीद के खा रहे हो तो पैसे लगते हैं, वैसे ही ATP भी लगेंगे, NADPH लगेंगे, ठीक है। और B7 विटामिन जो होता है ना, बायोटिन, बायोटिन भी इसमें रिक्वायर्ड होता है इस प्रोसेस में, फैटी एसिड के सिंथेसिस में, ठीक है। अब सिंथेसिस मतलब एनाबॉलिज्म, एना कुछ बन जाना, आना, ठीक है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो इसमें मैंने बताया, इसमें ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन बेसिकली जो होता है ना, ज़्यादातर कुछ फॉर्मेशन वाले स्टेप्स होते हैं, तो इंसुलिन उसमें रोल प्ले करता है, और ग्लूकागॉन उसका उल्टा, ग्लूकागॉन इसको इनहिबिट करेगा, इंसुलिन प्रमोट करेगा और ग्लूकागॉन इनहिबिट करेगा, ठीक है। अब आते हैं लाइपोप्रोटीन्स पे। ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स में सबसे पहले काइलोमाइक्रॉन की बात करते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स, ये काइलोमाइक्रॉन्स हैं ये। अब मैंने अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा जो बायोकेम का, उसमें मैं जेनेटिक्स कराऊंगा, तो उससे बहुत क्लियर हो जाएगा ये कि बेसिकली ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है एक टाइप का। लिवर के जो सेल्स होते हैं ना, वहाँ पर ApoB48 आधा ही प्रोसेस, एक ही जीन से ही बेसिकली 2 अलग अलग टाइप के प्रोटीन बन रहे हैं। तो इसमें ये एपोप्रोटीन है,
पर VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है, VLDL में, ठीक है, VLDL ये मैंने उल्टा लिख दिया है ना, लिवर में ApoB100 प्रोटीन होता है और इंटेस्टाइनल सेल में भी ApoB100 प्रोटीन होता है, पर इंटेस्टाइनल यहाँ लिवर नहीं आएगा, लिवर आएगा VLDL में। के दोनों में कॉमन बात है कि जीन इनका सेम है, लिवर में भी और इंटेस्टाइनल सेल में भी। तो इंटेस्टाइनल में काइलोमाइक्रॉन्स नाम के लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। ये काइलोमाइक्रॉन्स में ApoB48 प्रोटीन है और जो VLDL लिवर में बना उसमें ApoB100 है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जब करवाएंगे, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, ये वासुदेवन का डायग्राम है, तो सबसे ऊपर काइलोमाइक्रॉन्स आएंगे, देन VLDL की इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो उससे नीचे आएगा। तो B100 ये डेंसिटी का रोल था। बी टाइप के लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है, ये हो गए बी टाइप वाले लाइपोप्रोटीन्स, बट बी टाइप वाले लाइपोप्रोटीन्स आर एब्सेंट इन HDL, जो सबसे नीचे आएगा हाई डेंसिटी वाला। HDL में ApoA1 वाले प्रोटीन्स लाइपोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ये HDL गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और ये इंटेस्टाइन लिवर, वो दोनों अलग अलग बात हुई, ये दोनों में बनेगा। इट इज़ फॉर्म्ड इन बोथ इंटेस्टाइन एंड लिवर। ठीक है, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वेरएज LDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। क्यों? तो लिख लेते हैं LDL बैड कोलेस्ट्रॉल वर्सेस HDL गुड कोलेस्ट्रॉल। LDL क्या करवाएगा? एथेरोस्क्लेरोसिस करवाएगा, ठीक है। बेसिकली लिवर से जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है वो उसको वेसल्स में ले आएगा, और HDL एथेरोस्क्लेरोसिस का ऑपोजिट रिवर्स कोलेस्ट्रॉल LDL को बेसिकली वापस लिवर में ले आएगा। रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट RCT HDL करवाता है, इसलिए कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। बेसिकली LCAT रिक्वायर्ड होता है HDL के लिए, और SRBI हेल्प करता है इसमें। अगर एक्स्ट्रा बात याद रखनी है तो ये यू कैन रिमेंबर। एथेरोस्क्लेरोसिस को देख लेते हैं ढंग से। एथेरोस मतलब हार्डनिंग, स्क्लेरोसिस मतलब होता है हार्डनिंग, एथेरोस मतलब प्लेग। तो प्लाक जो बनता है, बेसिकली ये वेसल है, जैसे कोरोनरी आर्टरी है, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। अब ट्यूनिक इंटरमीडिएट इंटरनल लेयर है, यहाँ पर एंडोथीलियम प्रेजेंट होगी, ठीक है। एंडोथीलियम इज इंटरनल लेयर। तो वैसे तो नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स वैसोडाइलेशन करवाते हैं और हेल्दी मेंटेन करते हैं, पर अगर यहाँ पर LDL आ जाए, बैड कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट होकर, तो वो यहाँ पर चिपक जाता है और फिर उसका केमिकल डैमेज हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा। ऑक्सीडाइज्ड LDL हार्मफुल होता है, वो वहाँ पर ब्लड फ्लो को नैरो कर देता है और फिर वो हार्डन करके उस पर प्लाक बना देता है। अब यहाँ पर इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, बेसिकली ब्लड में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हैं। मैक्रोफेजेस यहाँ पर डायपेडेसिस कर सकते हैं और ब्लड से यहाँ पर आ जाएंगे। अब इनका नाम हो जाए मोनोसाइट्स ब्लड में प्रेजेंट है, वो मैक्रोफेज कहलाएंगे क्योंकि ब्लड से वो निकल चुके हैं। नाउ दे आर नोन एज मैक्रोफेजेस, फैगोसाइटोटिक सेल्स। तो ऑक्सीडाइज्ड LDL को ये खा लेंगे, एनगल्फ करेंगे, एंगल्फ द LDL, और ऐसे इतना ज़्यादा ये LDL खा लेंगे तो ये फैट से भर जाएंगे। फैट इनके अंदर मैक्रोफेज में इकट्ठा हो जाएगा। नाउ दे आर नोन एज, दिस इज नोन एज फैटी स्ट्रीक। और फैटी स्ट्रीक से ही पता लगता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, फैट जमा हुआ है, लीजन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, इससे पता लग पा रहा है, ठीक है। अब अगर डिसबैलेंस हो जाए इसी LDL और HDL में, गुड और बैड में, तो उसको डिसलिपिडेमिया बोलते हैं। मतलब लिपिड का बैलेंस, एमिया मतलब इन ब्लड, ब्लड में लिपिड का बैलेंस ख़राब है, पुअर लिपिड बैलेंस इन ब्लड। तो मतलब कि ये गंदा वाला ज़्यादा है और HDL लो है, और ट्राइग्लिसराइड्स भी ज़्यादा हैं। सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल इज़ ऑल्सो हाई। ये जो वो मैं बता रहा था कि डेंसिटी के बेसिस पे काइलोमाइक्रॉन सबसे ऊपर,
देन वी एल डी एल, आई डी एल, एल डी एल, ठीक है, एल डी एल के नीचे एच डी एल आएगा, और फिर सबसे फैट कौन से होते हैं, फ्री फैटी एसिड। और ऐसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिस पे भी यही सेम आएगा। डायग्राम मैंने जो पीपीटी कराई थी उसमें दिया हुआ है, यू कैन रेफर दैट डायग्राम। ये काइलोमाइक्रॉन्स लाइटेस्ट हैं, वी एल डी एल और आई डी एल, उसके बाद एच डी एल, देन फ्री फैटी एसिड्स एट द बॉटम, क्योंकि उसकी हाईएस्ट डेंसिटी है। तो अब फ्रेडरिक्सन्स क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। फ्रेडरिक्सन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिफाई किया है 5 टाइप्स में लाइपोप्रोटीन्स को। अगर टाइप 1 है, ठीक है, टाइप 2 की 2 टाइप्स हैं, 2A और 2B, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। टाइप 1 में काइलोमाइक्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फर्स्ट में काइलोमाइक्रॉन्स अगर हैं तो टाइप 1 वाला, और काइलोमाइक्रॉन्स टाइप 5 में भी फर्स्ट और लास्ट दोनों में काइलोमाइक्रॉन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा काइलोमाइक्रॉन्स के अलावा वी एल डी एल भी होगा, तो टाइप 5 में वी, फिफ्थ वी, तो 5 मैच हो रहे हैं यहाँ पर। फोर्थ वाला 4 लेटर्स का वर्ड कौन सा होता है, वी एल डी एल, तो ये भी 4 लेटर का यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस थर्ड में बात करें आई डी एल, ठीक है, सेकेंड में 2 थे, सेकेंड के एक में एल डी एल आएगा और दूसरे में एल डी एल के साथ वी एल डी एल भी होगा बी वाले कैटेगरी में, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। अब अलग अलग प्रोसेसेस की बात करूँगा मैं। एक तो बीटा ऑक्सीडेशन, कीटोजेनेसिस, कीटोलाइसिस। कीटोजेनेसिस से पहले बीटा ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन किसकी होती है, फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये कहाँ पर होती है, लिवर, हार्ट, किडनी, इनके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में क्या होता है, एंड प्रोडक्ट बनते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A1 के, जो एसिटाइल कोएंजाइम है यहाँ पर भी वही है ना, इसका एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा, और साथ ही साथ NADH का फॉर्मेशन होगा, FADH2 का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसकी रेट लिमिटिंग एंजाइम की बात करें तो CPT1 है, ठीक है। कार्निटीन पाल्मिटॉइल ट्रांसफरेज, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें कार्निट रिक्वायरमेंट किस किस की होती है, कार्निटीन चाहिए होता है, ठीक है। कार्निटिन ट्रांसपोर्ट ऐसा याद आएगा हमें, है ना। तो कार्निटीन चाहिए, कोएंजाइम A चाहिए, और किसकी रिक्वायरमेंट होती है, NAD+ और FAD+ की, ठीक है। अब ये जो CPT1 है, कार्निटीन पाल्मिटॉइल ट्रांसफरेज 1 है, अगर इस एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है
तो क्या हो जाता है बेसिकली हाइपोकीटोनिक हाइपोग्लाइसीमिया। अगर कम है ये एंजाइम तो बेसिकली हाइपो मतलब कम, कीटोनिक कीटोन, कीटोन कम हो जाएंगे, हाइपो कीटोन बेसिकली कम है, कीटोन का भी लेवल मेंटेन होना चाहिए। कीटोन बॉडीज़ भी नहीं है, अगर ग्लूकोज नहीं है तो कीटोन बॉडीज़ काम आती है ना, कीटोन बॉडीज़ भी नहीं होंगी तो बहुत वो ख़राब बात है। तो हाइपोकीटोनिक हाइपोग्लाइसीमिया, फिर हाइपोग्लाइसीमिक हो जाएगा वो इंसान इसमें अगर ये एंजाइम ही डेफिशिएंट है, क्योंकि अगर वो फास्टिंग करेगा तो उसके लिए सही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर कीटोन बॉडीज़ भी नहीं यूज़ करें, ग्लूकोज वैसे मेन फ्यूल होता है बॉडी का एनर्जी के लिए, ग्लूकोज नहीं मिले तो कीटोन बॉडीज़ होती हैं, तो कीटोन बॉडीज़ भी अगर ढंग से नहीं बन पाएंगी, एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो दिक्कत की बात है, तो फिर हाइपोग्लाइसीमिक हो जाएगा वो इंडिविजुअल। ठीक है, कीटोन बॉडीज़ के मैंने बनने के प्रोसेस को कहा कि क्या है, कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। तो कीटोजेनेसिस में बेसिकली क्या होता है, एक्सेस जब होता है ना एसिटाइल कोएंजाइम में, हाई लेवल होता है अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए का, तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। उनके कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उससे एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, एनर्जी डराइव हो जाती है। कि कीटोन बॉडीज़ आर यूज्ड फॉर एनर्जी देन। ठीक है, कीटोन बॉडीज़ एनर्जी के लिए देन यूज़ होंगी। कीटोन बॉडीज़ के एग्जांपल मैंने शॉर्ट्स में बताया था ना, एसीटोन, जब एसीटोन, एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेज, कि ये बेसिकली डायबिटीज़ में बेसिकली इवेपोरेट हो जाती है, उस वजह से स्मेल भी आती है, फ्रूटी ओडर देखी जाती है, फ्रूट जैसी स्मेल आएगी उस पेशेंट के मुंह से। ठीक है, अब HMG को इस सिंथेस है यहाँ की रेट लिमिटिंग एंजाइम। ठीक है, सिंथेसिस हो रहा है ना कीटोन बॉडीज का, बनने का प्रोसेस है, जेनेसिस है। तो HMG को ए सिंथेज, सिंथेज क्योंकि सिंथेसिस की एंजाइम है ये HMG को ए सिंथेज है। रेट लिमिटिंग एंजाइम। अब जो कीटोजेनेसिस का प्रोसेस है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, क्योंकि ये फॉर्मेशन का है तो इंसुलिन इसको स्टिमुलेट करेगी, ग्लूकागॉन इनहिबिट करेगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया था लॉजिक, है ना। अब इस प्रोसेस में ठीक है, लिवर के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स अंदर वाले साइड पे है ना, तो बेसिकली कीटोन बॉडीज़ जब प्रोलॉन्ग फास्टिंग होगी तो यूज़ हो जाएंगी, है ना, और निकल रही हैं एक्सेस तो उसको कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। अब कीटोन बॉडीज़ को यूज़ करके एनर्जी मिलती है तो उसको तोड़ के ही एनर्जी डराइव की जाएगी, है ना, तो कीटोलाइसिस भी होगा। कीटोलाइसिस मतलब कीटोन बॉडीज़ का ब्रेकडाउन, ताकि एनर्जी यूटिलाइज हो सके, फॉर एनर्जी कीटोन बॉडीज़ का ब्रेकडाउन। ओके, ये कहाँ होता है,
हार्ट में, स्केलेटल मसल में और ब्रेन में ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग स्टेट। क्योंकि कीटोन बॉडीज बेसिकली कीटोन बॉडीज एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनी थी ना, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर दिया जाएगा कीटोन को, जिससे बन रही थी उसमें कन्वर्ट कर दिया, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से फिर क्या बनेगा, एटीपी। क्योंकि यहाँ पर रेट लिमिटिंग एंजाइम याद रखें तो वो होती है थायोफोरेज। Okay, थायोफोरेज इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम हियर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है SCAT, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एसिटोएसिटेट कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज। थायोफोरेज ही याद रख सकते हैं वैसे, सिंपल। कि थायोफोरेज रेट लिमिटिंग एंजाइम है। ये कीटोलाइसिस का प्रोसेस, थायोफोरेज ना ये इट इज़ एब्सेंट इन लिवर, एब्सेंट होती है ये लिवर में। तो लिवर इसका मतलब कीटोन का ब्रेकडाउन नहीं कर सकता, कीटोलाइसिस का प्रोसेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो कीटोलाइसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब कीटो फैटी एसिड्स की बात करते हैं। फैटी एसिड में एग्जांपल होता है, फैटी एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं एसिड एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का एग्जांपल होता है, एसेंशियल फैटी एसिड का एग्जांपल है लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। तो लिनोलिक एसिड बेसिकली एक एसेंशियल फैटी एसिड है। ठीक है, और फैटी एसिड्स के अलावा हमें और क्या बताना चाहिए, जो मैं टैग बार बार बोल रहा था, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल पता होना चाहिए। होता क्या है, स्टोरेज फॉर्म होती है फैट की। ठीक है, फैट इस फॉर्म में स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन को नहीं बनाता ट्राई ग्लिसरॉल, इट इज ग्लिसरॉल इज नॉट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और फैटी एसिड्स के अलावा और क्या बताना चाहिए, फैटी एसिड्स का बेसिकली फैटी एसिड की चेन इलोंगेशन, चेन की लेंथ इंक्रीज। चेन इलोंगेट कहाँ होती है, चेन इलोंगेट इन द SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, SER में इसकी चेन इलोंगेशन हो जाती है। ठीक है, फैटी एसिड, और ये बीटा ऑक्सीडेशन, जब फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हो रही, चेन इलोंगेशन, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड। इनके फैटी एसिड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं अभी हम। ऑड चेन का नंबर अगर ऑड है, ऑड चेन फैटी एसिड। एसिड ऑक्सीडेशन, ओके, ऑड चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बेसिकली इससे क्या बनता है, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम, इट फॉर्म्स प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में बनता है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से। ठीक है, अब देख लेते हैं इस चैप्टर में क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स। क्योंकि क्लिनिकल पॉइंट्स में सबसे पहले डिजीज़ देख रहे हैं अब हम। तो पहला डिजीज़ है रेफसम डिजीज़। ठीक है, रेफसम डिजीज़
कैसे कॉज होता है? अक्यूमुलेशन हो जाती है। क्या अक्यूमुलेट हो जाता है? फाइटेनिक एसिड। फाइटेनिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट टे सैक्स डिजीज़। टे सैक्स डिजीज़ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये एमसीक्यू में बहुत बार आता है। रेटिना के अंदर रेड कलर के स्पॉट हो जाते हैं, चेरी लाइक, चेरी रेड, चेरी रेड, चेरी रेड, आर फॉर रेटिना, चेरी रेड स्पॉट्स इन रेटिना, चेरी रेड स्पॉट्स रेटिना में हो रहे हैं, तो टे सैक्स डिजीज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो इससे डायबिटीज़ हो सकती है ना। इट इज़ सीन इन हाइपोथायरॉयडिज्म ऑल्सो। जब हाइपोथायरॉयडिज्म है, T3 T4 का लेवल कम है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम और डायबिटीज़ में ऐसा हो सकता है। अब इस चैप्टर का लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैटेकोलामीन सिंथेसिस, कैटेकोलामीन्स का बनना। कि जो कैटेकोलामीन सिंथेसिस प्रोसेस होता है, इसमें कैटेकोलामीन्स बनेंगे, कैटेकोलामीन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये इसमें हमें पता होना चाहिए किससे बनता है। इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ। टायर 2 न्यू, W कुछ नहीं है। ठीक है, टायर से याद, ये ट्रिक से याद रखना, बस इतना ही है। 5 वर्ड्स लिख दोगे तो थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, टायर से टायरोसिन से बनता है, टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है ना। टायरोसिन कन्वर्ट्स टू 2 से डोपा। ठीक है, एल डोपा बेसिकली, डोपा से बनेगा। दूसरा 2 है क्या, ये टायर हो गया, 2 हो गया डोपामीन, ठीक है। फिर डोपामीन से नॉर एपिनेफ्रिन, न्यू का N फॉर नॉर एपिनेफ्रिन, फिर एपिनेफ्रिन। बस यही है, कैटेकोलामीन्स ऐसे ही बन गए। ठीक है, अब इसमें रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ कैटेकोलामीन सिंथेसिस क्या होती है? RLE है इसकी। RLE ऑफ कैटेकोलामीन सिंथेसिस इज, टायरोसिन से बन रहा है तो टायरोसिन नाम आएगा एंजाइम में, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज रेट लिमिटिंग एंजाइम है। डोपा डी कार्बोक्स, जब डोपा से डोपामीन बनता है, से डोपामीन बना तो उसमें जो एंजाइम है वो डोपा डी कार्बोक्सिलेज है, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, रेट लिमिटिंग एंजाइम तो ये होगी डोपा से डोपामीन वाली, डोपा डी कार्बोक्सिलेज है। ठीक है, सो ये है इस चैप्टर में। अभी तक हमने ये इतना कर लिया है ना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इसमें और क्या बताना चाहिए? बेसिकली एक्स्ट्रा फैक्ट्स अबाउट कैटेकोलामीन सिंथेसिस अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो डोपा बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, डोपामीन को नॉर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट कर देती है और नॉर एपिनेफ्रिन को एपिनेफ्रिन में PNMT। ठीक है, पूरे स्टेप में मैंने ये 4 स्टेप्स थे, 5 स्टेप्स थे, तो ये मैंने सबकी एंजाइम्स बता दिए हैं या लिख दिए हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऊपर एरो में लिख के, है ना, कि ये एंजाइम, यहाँ पर दूसरी एंजाइम है ना।
सो लिपिड केमिस्ट्री यहाँ तक मेरे एंड से ख़त्म होती है। लिपिड के बाद स्टार्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन वाली केमिस्ट्री से। अमाइनो एसिड केमिस्ट्री ये नेक्स्ट वीडियो होगी।